वर्ल्ड, द पेरिल्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के इस पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो राइटर है उनका मेन फोकस इस बात पर है कि जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है वो अब बहुत बढ़िया कारगर नहीं रह गया है, बल्कि जो बायलैटरल एफर्ट्स हैं उनसे ज्यादा फायदा होगा। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है, चाहे वो ब्रिक्स का है चाहे G7 का है, उसे राइटर क्रिटिसाइज करेंगे और बताएंगे कि कैसे बायलैटरल एफर्ट्स से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये की है, ये दिमाग में रहेगी तो आर्टिकल बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, क्वाड समिट हो जाए, उसके बाद ब्रिक्स समिट हो जाए, फिर G7 समिट हो जाए, बैक टू बैक, ये तो किसी भी स्टेट्समैन का ड्रीम होगा कि आप एक के बाद एक समिट्स का हिस्सा बन रहे हैं। इन समिट्स में वर्ल्ड लीडर्स को आइडियाज को एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, उन्हें एक कॉमन ग्राउंड मिलता है कि बर्निंग इश्यूज पर वो बातचीत कर सकें, अपनी पॉलिसीज को रीफ्रेम कर सकें और डिप्लोमेसी को सेंटर में रख के बातचीत कर सकें। लेकिन 21st सेंचुरी के पिछले 2 दशक जो बीते हैं, बहुत वोलेटिलिटी रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इन दैट केस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या ग्रुपिंग्स हैं, उनसे हमें पीस बिल्ड करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर देश के पास अपने क्लोज कार्ड्स हैं जिसे वो अपने सीने से चिपका के रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, और हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि वो पोजीशन ऑफ एडवांटेज में रहें। वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र अथवा शत्रु नहीं होता, जो स्थायी है वो राष्ट्रीय हित है और सभी देश इसी को फॉलो करते हैं। इन दैट केस अगर आप कोई मल्टीलैटरल अरेंजमेंट करते भी हो तो उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आते हैं किसी भी समिट के बाद, बातचीत के बाद, वो ऐसा लगता है कि हर देश की अलग अलग बातें हैं जिन्हें इकट्ठा बोला जा रहा है, उसमें कोई पॉलिटिकल ग्लू नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि ये सभी की बातें हैं, सभी अपनी अपनी बातें उसमें ऐड कर देते हैं। कोई ईस्ट की ओर बात कर रहा है तो कोई वेस्ट की ओर बात कर रहा है। इनफैक्ट बायलैटरल एंगेजमेंट ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमेशा इससे ज्यादा फायदा हुआ है, ये राइटर का ओपिनियन है। यहां पर अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। 14th वर्चुअल समिट हुई ब्रिक्स की 23-24 जून को चाइना में। चाइना ने जब इसे होस्ट किया तो उसने इस पूरी ग्रुपिंग को हाईजैक करने जैसा प्लान बनाया। उनका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर ब्लूप्रिंट है उसे ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई इस ब्रिक्स की समिट में। ब्रिक्स कभी से कोई एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं थी। जब इसकी शुरुआत की गई ब्रिक के रूप में 2001 में, जो गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल, इन्होंने जब इस शब्दावली को, इस वॉकेब को पिक किया, ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ने खुद को ऐड किया, तो इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग होगी। 2050 तक ये देश ग्लोबल ग्रोथ को डोमिनेट कर जाएंगे। लेकिन धीमे धीमे इसका एजेंडा भी पॉलिटिकल होता चला गया। ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन है वो अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है। वर्तमान में इसमें 5 देश हैं, जिनमें से 2 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया और चाइना, और 3 एस्पायरेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया, जो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक खाने के ऊपर 2 कार्निवोर्स और 3 हर्बीवोर्स को एक साथ रख दें। अब यहां पर देखिए, जो ग्रुपिंग है उसने जो कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी है उसको एनहेंस करने की कोशिश की है ऑन द पॉइंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया, ताकि डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से यहां पर असिस्टेंस दे दिया जाए। ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये IMF की तर्ज पे काम करता है। अगर किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस करना पड़ा तो कॉन्टिजेंट रिजर्व में से पैसे दे दिए जाएंगे। और कई सारे अन्य सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए भी ब्रिक्स ने काम करना शुरू किया। ये तो चलिए नोटवर्दी है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि जो 3 देश इसमें शामिल हैं जो परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, चाइना की पोजीशन कभी भी उनके फेवर में नहीं रही है। चाइना हमेशा इस पोजीशन पे रहा है कि परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन होना नहीं चाहिए। और रशिया का जो सपोर्ट रहा है इंडिया को लेकर, फंडामेंटली वो चाहते थे कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन धीमे धीमे वो भी डाइल्यूट होता चला गया। बेस्ट टाइम्स में भी जो ब्रिक्स की पार्टनरशिप है उसने कभी भी, ये 2 देश जो हैं रशिया और चाइना, इन्होंने बाकी के 3 देशों का समर्थन कभी किया नहीं है। जैसे आप EU को देखो तो EU एकदम एक एंटिटी की तरह काम करता है। EU के इंटरेस्ट हैं, ये EU की बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन की बातचीत चल रही है। ऐसा कभी आपको ब्रिक्स में देखने को नहीं मिलेगा कि भाई हम ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ये हमारे इंटरेस्ट में है, ये ब्रिक्स के इंटरेस्ट में है, इसलिए आप इसको करिए। ऐसी कभी बातचीत ब्रिक्स में नहीं होती। मतलब ये 5 देश एक साथ है तो जरूर, लेकिन सब अपनी अपनी बातें करते हैं और अलग अलग बातें करते हैं। ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और प्रोसीजर्स, जरूरी है कि हम इन्हें एक बार फिर से संज्ञान में लें।
रीराइट करें ताकि ये देश आपस में फर्दर बढ़िया से कोऑपरेट कर सकें। आप एक पॉइंट देखिए, इंडिया के ऊपर अक्सर ऐसा आरोप लगता है कि इंडिया असर्ट कर नहीं पाता। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलेगा, सार्क में जब भी उसे पास्ट में मौका मिला, उसने कश्मीर के मुद्दे को रेस किया। वो हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके कश्मीर के इशू को रेस करता है और इंडिया के अगेंस्ट में ओपिनियन शेप करने की कोशिश करता है। अभी आपको पता होगा कि G20 की समिट को होस्ट करने वाला है इंडिया, तो इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में रखी हैं। चाइना ने अपने रिजर्वेशंस अभी से दिखा दिए कि अगर ऐसी कोई मीटिंग्स होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में तो वो एक विवादित टेरिटरी है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम उन मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करें ही ना। इंडिया ऐसा कभी नहीं करता, मतलब पाकिस्तान ये फ्रिक्वेंटली करता है। इवन चाइना ने भी अपने कंसर्न रेज कर दिए कि हम तो नहीं जाने वाले, लेकिन इंडिया, चाइना में मीटिंग हो रही है तो हम बड़ी खुशी खुशी वहां पहुंच जाते हैं। हम अपने कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं दिखाते, कहीं कोई लेवरेज लेने की कोशिश नहीं करते, हम कहीं भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते कि भाई आप इस स्टैंड पर हमें थ्रेट कर रहे हो, आप गलवान घाटी में वायलेंस कर रहे हो, हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हो, हमारे रिजर्वेशन से हम नहीं आएंगे। ऐसा इंडिया कभी नहीं करता, जबकि इंडिया को एसर्ट करना चाहिए। इंडिया कभी भी कंसेशन ड्रॉ नहीं कर पाता ऐसी मीटिंग्स में, जबकि बाकी के सभी देश कर लेते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें इंडिया को समझना होगा कि इंडिया अपने स्टैंड्स रेस कर सकता है। एकमात्र जस्टिफिकेशन जो इंडिया ने अटेंड किया वो ये था कि फ्यूचर के कोर्स में इंडो पैसिफिक रीजन में जो डायनेमिक्स बनेंगे, जो बातचीत होगी ब्रिक्स में, एटलीस्ट इंडिया उसका हिस्सा रहे। ऐसा ना हो कि इंडिया के बिना ही ये बातचीत हो जाए। जबकि समस्या की बात यह है कि चाइना और रशिया तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इंडो पैसिफिक, इसी को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका फोकस तो ज्यादा एशिया पैसिफिक पे रहता है। वो तो मानते ही नहीं कि ये पूरा इंडिया जो एरिया है जहां पर इंडिया सेंटर में होता है इंडो पैसिफिक, वो है भी, वो तो उसे एशिया पैसिफिक मानते हैं। तो फिर क्या मतलब ऐसी मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करने का जहां पर इंडिया अपनी लिवरेजेस गेन कर ही नहीं सकता। ब्रिक्स में 7500 वर्ड्स का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जहां पर यह कोशिश की गई कि ब्रिक्स में नई रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो उसकी बातचीत की जाए। रशिया, उसके स्टैंड में ड्रामेटिक चेंज आ गया है फरवरी 2022 के बाद, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। इसका रीजन बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है यूक्रेन से जब से रशिया युद्ध में गया है उसके बाद उसका स्टैंड बिल्कुल से चेंज हो गया है। ना तो सोवियत यूनियन और ना ही रशिया ने कभी भी चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को सपोर्ट किया है। 1962 के वॉर में भी यूएसएसआर ये बोल के निकल गया था दैट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रदर एंड फ्रेंड। ब्रदर कौन? चाइना। फ्रेंड कौन? इंडिया। तो जो उनका ब्रदर एंड फ्रेंड का सिंड्रोम है, इससे ये क्लियर है कि अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में होगा तो रशिया इंडिया के लिए नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया के लिए नहीं आएंगे। फिर इस फोरम में अननेसेसरली बिना किसी लिवरेज के बातचीत करने का मतलब क्या था? रशिया ने अपना इंक्लाइनेशन क्लियर कट चाइना की ओर दिखाना शुरू कर दिया आफ्टर फरवरी 2022, क्योंकि चाइना ने भी वन हैंडेडली सपोर्ट किया है रशिया को इन दिस वॉर। रशिया लीगली ऑब्लाइज्ड हो चुका है कि वो चाइना की साइड ले अगर कोई भी फ्यूचर शोडाउन होता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अभी तक तो वो कम से कम न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना को सपोर्ट कर दे, जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया है रशिया को यूक्रेनियन वॉर में। इसीलिए इंडिया ने भी बैलेंस आउट करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने वैसे तो सपोर्ट नहीं किया है जैसे चाइना ने खुल के किया है। इस पूरी बातचीत में रशिया ने यह एग्री किया कि हाँ वो वॉर खत्म कर देंगे, और चाइना ने भी कहा कि वो जो डिसएंगेजमेंट है उसे करेंगे, जो पूरा एरिया है इंडिया के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है। यहां पर देखिए जो चेंजेस हैं उनको बेटरमेंट की ओर ले जाने की आवश्यकता है, ये तो सच्चाई है। लेकिन चाइना इस पूरी ग्रुपिंग को ऑक्यूपाई करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इंडिया में जो ये पूरी मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, उसमें 5 देश तो रहे ब्रिक्स के, फर्दर उसने 13 और देशों को इन्वाइट किया बैकडोर से हाई लेवल डायलॉग्स में बातचीत करने के लिए, ये कह के कि ग्लोबल डेवलपमेंटल फोरम पे अगर हमें जाना है तो हमें अन्य देशों के साथ भी इंगेजमेंट लेना होगा। ये ऐसे ही देश हैं जिनके साथ चाइना की बहुत अच्छी बनती है। चाइना कहीं ना कहीं चाहता है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए, और वो कई सारे देशों को इसका हिस्सा बनाना चाहता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जबकि चाइना ने कभी भी इंडिया की मेंबरशिप को लेकर अपना उत्साह नहीं दिखाया है एपेक में, जबकि इंडिया एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया एपेक का हिस्सा हो सकती है। लेकिन चाइना ने कभी भी इंडिया की मेंबरशिप को एपेक में एडवोकेट नहीं किया। एज वी वर सेइंग अर्लियर कि हाँ, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग की तरह काम कहां करता है। चाइना ब्रिक्स को अपने बीआरआई के एक्सटेंशन के तौर पे देखता है कि हाँ उसे इसका फायदा मिल जाएगा अपने बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपेंड करने के लिए।
जबकि श्रीलंका का एक्सपीरियंस दिखाता है कि चाइना ने किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका को डेट में डाल दिया और फिर उसके रेस्क्यू के लिए कई सारे देशों को सामने आना पड़ा, इंक्लूडिंग इंडिया। ये तो मामला हो गया ब्रिक्स का कि ब्रिक्स किस तरीके से चाइना के द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, ब्रिक्स से जो आउटकम मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं और इंडिया ब्रिक्स का लेवरेज नहीं ले पा रहा है। ये सारी बातें तो हमें ब्रिक्स से समझ में आ रही हैं। G7 का हालचाल ले लेते हैं। G7 की जो मीटिंग रही उसमें इंडिया की प्रेजेंस कोई रेयर बात नहीं है। जर्मनी ने इंडिया को इन्वाइट किया, जबकि ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया को फेवर किया है, या इंडिया में जो आरोप लगते हैं माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, इसके चलते हो सकता है इंडिया को इन्वाइट ना किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जर्मनी ने इंडिया को इन्वाइट किया, जो बवेरिया में जून 26 से 28 के बीच में G7 की समिट हुई। उसमें G7 ने अपना खुद का स्टेटमेंट दिया यूक्रेन को लेकर, लेकिन इंडिया इस प्रकार के स्टेटमेंट से दूर रहा। इंडिया ने अन्य सारे मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश की, लाइक एनवायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। लेकिन इन सब बातों का मतलब था नहीं। क्यों? क्योंकि G7 की ये पूरी मीटिंग लगभग प्री ऑक्यूपाइड थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। अदर इश्यूज को रेयरली ट्रीट किया गया, मतलब वो बिल्कुल किनारे ही रहे। सैंक्शंस की बात की जाए तो जब तक सारे देश शामिल नहीं होंगे सैंक्शंस इफेक्टिव होंगे नहीं। यहां केवल मामला इंडिया का नहीं है, यूरोपियन नेशंस को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सैंक्शंस फॉलो करें, जबकि वो उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये ले देकर एक वॉर समिट रही, जहां पे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर मेजरली बात की गई, बाकी सारे मुद्दे तो किनारे हो गए। फर्दर रशिया के साथ एनर्जी सप्लाईज को ब्लॉक करने की बात की गई, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, जापान के लिए, बाकी देशों के लिए, जबकि ये उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। इंडिया ने अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश की कि हम बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इंडिया के ऊपर भी कुछ तंजे ही कसे गए कि क्वाड मेंबर होने के बावजूद इंडिया ने रशिया के एक्शंस को यूक्रेन में कंडेम नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं ब्रिक्स का और G7 का, तो आपको यह समझ में आएगा कि ब्रिक्स और G7 जिस तरीके से मिले, जिस तरीके से बातचीत हुई, कोई ग्लोबल एजेंडा नहीं बनाया गया, कोई कॉमन इंटरेस्ट की बातचीत नहीं की गई। ब्रिक्स में चाइना ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश की और G7 प्री ऑक्यूपाइड रहा रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। राइटर यही कहते हैं अभी जो प्रेजेंट का सिनेरियो है उसमें ये मल्टीलैटरल अरेंजमेंट वर्क कर नहीं रहे हैं। बल्कि आप देखिए कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यूएई की मीटिंग पर तो उनको एक ग्रैंड वेलकम मिलता है। वहां कुछ घंटों की जो बातचीत थी वो G7 की पूरी बैठक से ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई, ज्यादा प्रोडक्टिव बातचीत वहां हो पाई इन दोनों समिट्स के कंपैरिजन में। तो वो यही कहना चाहते हैं कि बायलैटरल एंगेजमेंट ज्यादा फायदेमंद है। जो मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस हैं वो दिन ब दिन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल सिचुएशन बहुत ही कैओटिक बनी हुई है, जहां पे संघर्ष चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा लेवरेज ले पाएं, ज्यादा बेनिफिट्स अटेन कर पाएं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें बायलैटरल सिनेरियो में जाना होगा पोटेंशियल अलाइज के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये तो पूरा मामला रहा मल्टीलैटरलिज्म और बायलैटरलिज्म पे। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझा।